हेलो गाइस, वेलकम टू कैमवर्स। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी समझाऊंगा विद ग्राफ। ठीक है, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे? लास्ट में हम 2 या 4 न्यूमेरिकल भी उसके अच्छे अच्छे कर लेंगे। ठीक है, चलो चलो फिर थोड़ा, ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए, हम तुरंत टॉपिक पे आते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, जैसे ना लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको ना टॉपिक में स्टार्टिंग के पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा कि वो टॉपिक कहना क्या चाहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट मींस गिरना। ठीक है, डिक्रीज होना, मतलब आपका फ्रीजिंग पॉइंट गिर रहा है। कैसे? देखो, शुरुआत वहीं से ही है जो हर तरफ से ही होती है। ठीक है, मान लो आपके पास एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट था। ठीक है, या फिर आप बोलो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन ही बोल देते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट तो था ही था, लेकिन उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने डाला हुआ था। ठीक है, तो वो एक सॉल्यूशन बना प्रॉपर, जिसकी वजह से हुआ क्या? जिसकी वजह से हमको देखने को मिला डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। भाई मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। अब इसी वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, वो भी हमारा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो अब इसको समझे कैसे? ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है। मैंने आपको पहले ही बोला, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ग्राफ के थ्रू ही समझाया था, तो यहाँ पे भी मैं ग्राफ के थ्रू ही समझाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर उसका जो बेसिक है, मैंने आपको बोला इस चैनल में आपको सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर किए जाएंगे, तो यहाँ पे भी मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देखो जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट को समझा था, वैसे ही हम फ्रीजिंग पॉइंट को भी समझेंगे। ठीक है, बट पहले हम ग्राफ को देख लेते हैं जरा। आपको पता होगा कि ग्राफ में एक एक्सिस मेरी वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, एंड जो दूसरी एक्सिस होती है मेरी, वो मेरी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है। वो हमको पता अच्छे से। ठीक है, अच्छा, आपको पता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं एक लोप बना देता हूं, स्लोप टाइप का ये, और इसको मैं यहां पे नाम दे देता हूं प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, ध्यान रखना है प्योर सॉल्वेंट किस में, इसकी फेज याद रखना बस, कि लिक्विड फेज में। ठीक है, चलो, अब आपको पता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का थोड़ा इससे नीचे आएगा स्लोप, है ना? तो सॉल्यूशन का भी इसके आसपास ही बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का आपका स्लोप। ठीक है, और ये भी आपका लिक्विड में ही होता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने लिक्विड लिक्विड फेज क्यों बताया कि मैं आपको अभी समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको समझाऊंगा, वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस आप ध्यान से इस ग्राफ को देखते रहना। अच्छा, अब आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे पास क्या होता है। मेरे पास जब भी मैं प्योर सॉल्वेंट या फिर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन की बात करता हूं, जिसमें जो मेरा वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है? वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। ठीक है, अब इस ग्राफ से पहले मैं आपको यहां पे तुरंत समझा देता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप क्या बोलोगे। भाई जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम वैसे हम किसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपको केमिकल के शब्दों में ही उसको समझाना पड़ेगा, केमिकल वर्ड्स में ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट किया था। तो यहां पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, व्हेन vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of solid। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको देखने को मिल गई होगी। भाई कोई भी सॉल्यूशन मेरा फ्रीज होना कब स्टार्ट करेगा? जब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा मेरे सॉलिड फेज के। भाई ये सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर है, जैसे ही इसके बिल्कुल इक्वल में आ जाएगा लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूशन मेरा फ्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे को क्या देखना है। मेरे को देखना है कि भाई लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर जब इक्वल होगा सॉलिड फेज के, तभी तो मेरा सॉल्यूशन क्या फ्रीज होना स्टार्ट करेगा। तो चलो जरा मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्लोप अलग से बना देता हूं। ये वाला स्लोप जो है मैंने अलग से बना रखा है। ठीक है, और मैं इसको नाम दे देता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज।
ठीक है। अच्छा चलो भाई, अब जरा इन दोनों के साथ कंपेयर करते हैं। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ पे स्लोप ऐसा क्यों बनाया। ठीक है भाई, देखो आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा कोई भी सॉल्यूशन फ्रीज होना कब स्टार्ट करेगा, बता दिया मैंने यहाँ पे कि जब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा मेरा सॉलिड फेज के। तो भाई ये मेरा प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड फेज है ना, ये प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, और इसका वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का। तो अगर मान लो प्योर सॉल्वेंट जो कि लिक्विड फेज में, इसका वेपर प्रेशर इस लाइन पे यहां पे मैच कर रहा है सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के साथ, इट मींस ये वाली जो लाइन देख रहे हो आप, ये मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, टी नॉट एफ मैंने इसको नाम दिया। अच्छा अब जरा यहां पे ध्यान से देखना, अब भाई जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है जो मेरा बना है सॉल्यूशन, ठीक है, उसका भी तो वेपर प्रेशर होगा, और वो भी किस फेज में, लिक्विड फेज में। इट मींस वो भी तो फ्रीज होगा ना। तो वो फ्रीज कब होगा, वो फ्रीज आपका होगा किस केस में, जब मेरे पास ये देख लो यहां से ये लाइन, जब यहां से इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं और ये आगे बढ़ के यहां पे मैच हो रहा है, देख लो ये यहां पे, मतलब जो मेरे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है वो किस टाइम पे इक्वल हो रहा है सॉलिड फेज के, यहां पे। ठीक है, तो इट मींस मैं यहां पे एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं और आपको यहां पे बता देता हूं, और ये वाला जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ये हो जाएगा सॉल्यूशन का टी एफ। आ गया भाई, टी नॉट एफ टी एफ आ गया। और आपको पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है मेरे पास डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो मैं यहीं से ही आपका आराम से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना सकता हूं कि मेरे पास डेल्टा टी एफ अगर मुझे निकालना होगा तो कैसे निकलेगा। भाई देखो इन दोनों में से फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, आप बोलोगे सर प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है टी नॉट एफ, तो मैं ज्यादा में से कम को माइनस करता हूं तभी तो चेंज निकलता है ना। तो मेरे पास ये आ गया फॉर्मूला डेल्टा टी एफ का, बहुत सिंपल, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो मैंने क्या किया भाई, मैंने सबसे पहले एक स्लोप लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, ये वाली जो स्लोप ड्रॉ थी वो थी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर की। और आपको पता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक जस्ट उसके नीचे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का स्लोप ड्रॉ किया। ठीक है, फिर मैंने साइड में सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर को ड्रॉ किया, और मुझे पता है कि मेरा कोई भी सॉल्यूशन फ्रीज होना कब स्टार्ट करेगा, जब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल आ जाएगा सॉलिड फेज के। मान लो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर हो यहाँ पे मैच किया सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के साथ। ठीक है, तो ये मेरा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। मान लो मेरे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन का जो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर है वो मैच कहां पे किया, यहां पे किया। ठीक है, सॉलिड फेज के साथ, तो यहाँ पे मेरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा टी एफ। और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू कैसे निकलेगा हमारा, ज्यादा में से हम कम वाले को माइनस करते हैं तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा मैं यहीं पे अगर आपको समझा दूं ताकि थोड़ा वीडियो लेंथी ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, मैंने आपको कहा कि मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होने के लिए क्या चाहिए होता। ठीक है, मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन समझाई थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, और सॉल्यूट हमेशा कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर का। ठीक है, तो मतलब यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, डेल्टा टी एफ, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर आप उसको चेंज करके ये भी लिख सकते हो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने सिर्फ सॉल्यूट लिखा था तो कंफ्यूज मत हो ना, सेम ही होता है दोनों चीजें। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सिंपल है। ठीक है, अच्छा अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना चाहूं तो, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म आता है के एफ। ठीक है, और इनटू साथ में मेरा क्या रहेगा, ये मोलैलिटी। मैं सिंपल यहीं पे ऐसे लिख रहा, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, मोलैलिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। ठीक है, के एफ क्या होता है, के एफ आपको पता होना चाहिए। के एफ होता है मेरे पास मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जिस केस में हमको ऑलरेडी पता है कि अगर मैं के एफ की यूनिट लिखना चाहूं तो के एफ की जो मेरी यूनिट होती है वो हो जाएगी आपके पास केल्विन केजी पर। ठीक है, सिंपल।
बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैंने आपको वैसे भी समझाया है, पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था, थोड़ा यहाँ पे साइड में देख लेना, कि बाय चांस अगर कभी बोर्ड में या ऐसे किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन के बी या के एफ, ठीक है, तो भाई के बी और के एफ को डिफाइन करने का एक ही तरीका है, जब मोलैलिटी हमारी किसके इक्वल में होती है, 1 के। तो सेम जैसे पिछली वीडियो में किया था डेल्टा टी एफ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एम के बदले वैल्यू पुट 1 कर दूंगा और मेरे पास आ जाएगा के। तो आप सिर्फ इसको भी लिख दोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ हो, ठीक है। ये मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विद ग्राफ, ठीक है। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आपको ऑलरेडी फॉर्मूला मिल चुका है, ठीक है। मैं पहले से ही बोल चुका हूं कि ज्यादातर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो आपके पास न्यूमेरिकल आता है, देखो आना तो है, बोर्ड में आते हैं न्यूमेरिकल है, ठीक है, और काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं यार, आप आराम से मार्क्स गेन कर सकते हो। बट जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, उसमें समझने वाली बात यह है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के बेस पे आता है, मतलब आपको मैक्सिमम जगह पे पूछा जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल पहले आप क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल फेज पे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल फेज की तरफ चलते हैं अपने, ठीक है। तो मेरा जो पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पे देखना जरा, व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH इथेनॉल दे रखा आपको, मस्ट बी डिसॉल्व इन 1 kg वाटर सो दैट इट फ्रीजेस एट -2 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड KF फॉर वाटर आपको गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। अब देखो यार, काफी क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि आप लोगों को गिवन नहीं रहता है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है, जैसे कि प्योर सॉल्वेंट जनरली वाटर ही रहेगा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट या उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर केल्विन के फेज में बोले या सेल्सियस के फेज में, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है मैं उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH, ठीक है, कि मस्ट बी डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। तो C2H5OH, इसका मेरे को क्या निकालना है, अमाउंट, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। मेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है ऑलरेडी, केजी में ही गिवन है, तो मेरे को इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अच्छा, फ्रीजेस एट -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये सॉल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, मतलब आपको गिवन है यहाँ पे TF -2 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है डेल्टा TF तो हमको चाहिए होगा, डेल्टा TF कैसे निकलेगा, तो डेल्टा TF के लिए हमको पहले T0F पता होना चाहिए, इट मींस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप सभी को पता है कितना होता है सेल्सियस की फॉर्म में, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कुछ भी है क्या, KF हमको गिवन है, KF हमको गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। तो चलो जरा अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डेल्टा TF निकालूंगा, और डेल्टा TF मेरा क्या आएगा, T0F माइनस TF, इट मींस 0 -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पॉजिटिव में आ जाएगा 2, ठीक है। तो डेल्टा TF तो मेरा 2 आ गया, चलो ठीक है भाई। अब फॉर्मूला पुट करता है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TF कितना है, 2, KF कितना दे रखा है 1.86 इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 1 kg तुमको गिवन है। अब भाई देखो, हमसे अमाउंट पूछा हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, एक्चुअली में क्वेश्चन में जो है C2H5OH इसको एज्यूम करना कि आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो NB क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, वो होता है हमारे पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, गिवन मास तो हमको निकालना है, बट मोलर मास तो हम फाइंड कर सकते हैं, इसका मोलर मास फाइंड करना, ठीक है, आपको अपने आप ही आ जाएगा 12 × 2 1 × 5 + 16 + 1, तो इस हिसाब से आपका मतलब चेक कर लेना 46 के समथिंग ही आसपास में ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जरा, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो मैं यहाँ पे 1.86 इंटू WB को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 तो कोई कहीं जाएगा नहीं, और MB के बदले में वैल्यू पुट कर देते हैं 46, तो मेरे को WB तो निकालना है, ठीक है। तो WB जब मैं निकालूंगा, तो चलो जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसको ना मैं यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे WB को ऐसे ही रहने देते हैं, और 46 को ऊपर लेके जाते हैं, 2 × 46 अपॉन 1.86, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो लगभग, आगे एक बार क्रॉस चेक कर लेना, वैसे तो 49 पॉइंट कुछ के समथिंग में आएगी, ठीक है, बट लगभग हम उसको
50 ग्राम के समथिंग ही लेंगे, ठीक है। तो इट मीन जो मेरे पास डब्ल्यू बी निकालना था, जो वैल्यू निकालनी थी मुझे, उसका वैल्यू कितना आएगा, 50 ग्राम। आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा। तो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसको पढ़ लेते हैं तुरंत। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज डिसॉल्व इन 50 ग्राम वाटर, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज -34 डिग्री सेल्सियस। इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड Kf फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल, फाइंड डेंसिटी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। डेंसिटी निकालनी है आपको ऑलरेडी पता होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले हमको मास चाहिए, वो भी किसका, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मास चाहिए, और वॉल्यूम तो आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो पहले क्या क्या चीजें गिवन है देख लेते हैं। वॉल्यूम हमको दे रखी है 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको गिवन है कितना, 50 ग्राम। इसको कन्वर्ट कर लो, केजी में, ठीक है। इजी कैलकुलेशन करने के लिए आप ऐसा भी रख सकते हो। देन उसके बाद TF कितना दे रखा है आपको, -34 डिग्री सेल्सियस मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट, और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो आप सभी को पता ही है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से तो TF निकल जाएगा, तो TF को अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। TF कितना लगेगा, T0F माइनस TF, तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 34 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगा, तो TF की वैल्यू भी आपके पास आ गई, ठीक है। और KF गिवन है, KF लिख लेते हैं भाई तुरंत 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो मोटा मोटा हमने सारी चीजें लिख ली है, ठीक है। अब चलो जरा तुरंत हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, KF इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको इसमें दे रखा है 50/1000, ठीक है। यहां तक तो आपको पता ही होगा, ठीक है। डेल्टा TF की वैल्यू पुट करो, कितना है 34, KF कितना है 1.86, ओके। वेट ऑफ सॉल्यूट ये तो निकालना ही है आपको, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये आपको निकालना है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि इथाइलिन ग्लाइकॉल जो आपको गिवन है वो होता क्या है। देखो आपके पास दोनों साइड CS2 अटैच रहता है, उन दोनों के साथ डबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहता है, ठीक है। मैंने यहीं पे कहीं पे लिखा भी होगा, शायद ये है, देखो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लिखा भी होगा वहां पे, मॉलिक्यूलर मास भी मैंने वहीं पे मेंशन कर रखा है, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है, आपको खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन में रहता है, बट किसी किसी क्वेश्चन में नहीं रहता गिवन। तो चलो इसको यहाँ पे 62 वैल्यू पुट करो, 50/1000, ठीक है। चलो भाई जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करूंगा मैं, तो जरा इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको इधर लेके जाना, तो WB की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 56.66 ग्राम के समथिंग। इसको कैलकुलेट कर लेना इजीली, बहुत इजी है, ठीक है। 56.66 ग्राम के समथिंग में आपका आंसर आएगा, ठीक है। इससे आगे पीछे आया तो थोड़ा बहुत आगे पीछे आया तो चलेगा, ज्यादा आगे पीछे भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा तुरंत डेंसिटी पे आ जाओ, क्योंकि हमको तो डेंसिटी पूछी है ना इथाइलिन ग्लाइकॉल की। डेंसिटी कितना गिवन है, डेंसिटी तो हमको सॉरी निकालना है, तो मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना निकला अभी मेरा 56.66, वॉल्यूम कितना है मेरे पास गिवन 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे इजीली चल जाएगा आपके पास, तो 1.13 के समथिंग में आ जाएगा आपके पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी आपकी आई 1.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखो यार कैलकुलेशन आप लोगों के हाथ में, कैलकुलेशन तो आप ही कर सकते हो, मैं आपको तरीके समझा सकता हूँ, इजी कर सकता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन आप लोगों के हाथ में ही रहता है, ठीक है। तो ये पूरा न्यूमेरिकल है, इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है। 5% ऑफ केन शुगर, सुक्रोज की बात हो रही है, हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज, ओके, इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन, एंड आपको KF गिवन है 1.86, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको गिवन रहता ही है। अच्छा ठीक है, अब एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और बोर्ड में आने के भी चांसेस होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं। तो सबसे पहले घबराओ मत यार, बहुत सिंपल है। देखो करने का तरीका, आपको दो टाइप के अलग अलग सॉल्यूट दे रखे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक में सुक्रोज गिवन है वाटर में मिक्स, और एक में ग्लूकोज गिवन है वाटर में मिक्स, ठीक है। तो देखो दोनों केसेस में से ना हमको मिक्स करके
पर्टिकुलरली डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालते हैं वो हम करते हैं, तो दो अलग अलग केस बनाते हैं, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि 5% क्या है। आप लोग इससे पहले 5% को देख के घबराओ भाई। देखो एज्यूम करो, सबसे पहले जैसे लेट एज्यूम, और ये दोनों के केस में होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दो केस कर देता हूं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। दो केस कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये ग्लूकोज के लिए, ये सुक्रोज के लिए हो जाता है हमारा, और वो दूसरा वाला ग्लूकोज के लिए, ठीक है। ठीक है, यहां पे अब हम करते हैं बड़ी ही आसानी से। देखो 5% मतलब सुक्रोज आपको गिवन है 5% बाय मास, ठीक है। मतलब यार एज्यूम करो आप 100% का आपको कोई सोल्यूशन था, और उस 100% में से 5% आपके पास कौन है वहां पे, सुक्रोज, ठीक है, शुगर केन। तो 100% का 5% कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 5 ग्राम ही होगा, या फिर 100 ग्राम का 5% कितना होगा, 5 ग्राम ही होगा। तो इट मींस यहां पे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, 5 ग्राम। अब भाई देखो, अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सोचता है कि भाई 100 ग्राम का सोल्यूशन तो 5 ग्राम तो हमारे पास सुक्रोज है, बाकी का बचा 100 तो हम उसी को मानेंगे वाटर को। नहीं, देखो 100 ग्राम का एक सोल्यूशन था, 5 ग्राम आपने उसमें सुक्रोज डाला, ठीक है। तो बाकी का बचा कितना, 100 में से 5 माइनस करो, 95, मतलब 95 ग्राम आपके पास क्या था, वाटर। तो इट मींस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास कितना रहेगा, 90 ग्राम के समथिंग। भाई क्लियर है, ठीक है। चलो और कोई चीज है, अच्छा यहाँ पे डेल्टा टीएफ आपका निकल सकता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट आपको सुक्रोज के लिए गिवन है, ठीक है, 271 के समथिंग में दे रखा है उन्होंने, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब सुक्रोज के सॉल्यूशन का, वहां पे ग्लूकोज का नहीं है गिवन, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए हम वहां पे डेल्टा टीएफ निकालेंगे ग्लूकोज के केस में। चलो पहले मैं यहाँ पे भी ग्लूकोज की भी वैल्यू लिख देता हूँ। तो 5% अगर ग्लूकोज का भी दिया हुआ है, तो गिवन मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, 5 ग्राम, और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 95 ग्राम, ठीक है भाई। अच्छा, अब बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज इस केस में क्या होता है, C12H22O11, कितना होता है इसका, 342 ग्राम के समथिंग। तो यहाँ पे 342 ग्राम, तो इसका यही आ जाएगा, ठीक है। और ग्लूकोज का तो सबको पता है C6H12O6, तो ये तो इसमें तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 180 ग्राम के समथिंग। तो भाई हमारे पास लगभग सारी चीजें, ठीक है। अब दोनों के साथ हम बस वैल्यू पुट करेंगे और कंपैरिजन करेंगे, ठीक है भाई। कंपैरिजन कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं इधर। चलो भाई ठीक है, तो पहले यहाँ पे डेल्टा टीएफ तो मैंने निकाला ही नहीं, और डेल्टा टीएफ कैसा आएगा यहाँ पे सुक्रोज के केस में, हाँ ये आ जाएगा T0F माइनस TF, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि T0F कितना गिवन है, 273.15 और 271, तो यार इसको ना अप्रोक्सीमेटली 2 ही ले लो, ठीक है। पॉइंट में आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन 2 ही ले लो, 2.15 के समथिंग भी आ जाएगा, बट 2 ही ले लो, चलो कोई इशू नहीं है, जैसा आपको सही लगे। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू 2.15 आ गई। तो चलो भाई फॉर्मूला में पुट करते हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू KF इनटू मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में क्या जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ग्राम में है तो ऑब्वियसली बात है, हमको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में, ठीक है। तो जरा इसका देखते हैं, डेल्टा टीएफ की यहाँ पे वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, केएफ की हम 1.86 पुट करते हैं, ठीक है। केएफ को आप ना भी पुट करो ना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आप देखोगे मैक्सिमम वैल्यू हमारी कैंसिल आउट होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 5 ग्राम, और यहाँ पे हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास 342 अपॉन 90 अपॉन 1000, इसको मैं नाम दे देता हूँ नंबर 1, ठीक है। सेम यहाँ पे करते हैं, बट यहाँ पे हमको डेल्टा टीएफ की वैल्यू पता है नहीं, क्योंकि आपको भाई अगर डेल्टा टीएफ आपको निकालना है तो प्योर फॉर्म का तो आप बोल भी दोगे, वाटर का हमारे पास कितना है 273, बट आप भी अच्छे से जानते हो कि हमारे पास तो सॉल्यूशन का है ही नहीं, तो डेल्टा टीएफ निकलेगा कैसे। तो यहाँ पे मेन है डेल्टा टीएफ, पहले हमको ग्लूकोज के लिए निकालना है, और वो यहीं से निकलेगा, कोई इशू नहीं। देखो आप KF इंटू MB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और साथ में नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 95। अच्छा मैंने यहाँ पे 90 पुट कर दिया, सॉरी, यहाँ पे 95 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 95 आएगा। तो 95 अपॉन 1000 जो हम करते ही हैं। तो डेल्टा टीएफ को आप ऐसे ही रहने दीजिए, KF को आप वैल्यू पुट कर सकते हो, वैसे तो कैंसिल आउट हो गए, बट कोई इशू नहीं है।
यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/180/95/1000 और इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकेंड। भाई क्लियर है? ठीक है, तो मैंने दो इक्वेशन बना दी, एक मैंने इक्वेशन बनाई है ये और दूसरी मैंने इक्वेशन बनाई है ये। कहां से क्या क्या है आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है, मैंने डिवाइड कराऊंगा मैं इक्वेशन 1 को 2 से। ठीक है, चलो भाई करके देखते हैं जरा। देखो जब आप डिवाइड कराओगे ना तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, सॉरी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से कराओगे आप, ठीक है, नॉट 1 को 2 से। तो एक चीज का बस ध्यान रखना, ये सारी चीजें तो हमारी कुछ ऐसे कुछ आएंगी, ठीक है, 1.86 इंटू 5/180 इंटू, क्योंकि मैं इसको उल्टा करके लिख लेता हूँ रेसिप्रोकल, ठीक है, और इसके भी अपॉन में आ जाएगा पहली वाली इक्वेशन, क्योंकि हम सेकंड को फर्स्ट से करा रहे ना। तो 1.86 इंटू 5/342 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे भी रेसिप्रोकल, 1000/95। अब देखो यार बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आपको पता है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आपको पता है ये पूरी की पूरी वैल्यू एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। बचेगा क्या आपके पास, बचेगा बस आपके पास सिंपल ये करके देख लेना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो 4.08 के समथिंग या फिर अप्रोक्सीमेटली आप अगर इसको लोगे तो 4.09 केल्विन के समथिंग में आपके पास डेल्टा टीएफ आ जाएगा। सॉल्व करके देखना इसको, बहुत इजी है, क्योंकि भाई देखो ना यहां से तो सारा कैंसिल आउट हो गया भाई, मैथ ही है पूरा यहाँ पे तो अब मैं आप लोगों के मैथ तो सही कर नहीं सकता, ठीक है, वो तो आपको खुद ही सही करनी पड़ेगी। तो बस सिंपल है, कुछ नहीं, कैंसिल आउट करना है, देखो आपके पास वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो 4.09 के समथिंग में तो डेल्टा टीएफ आ गया, लेकिन अभी भी साथ में डेल्टा टीएफ तो निकला है हमारा, लेकिन हमसे पूछा हुआ है फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज, मतलब मेरे को टीएफ की वैल्यू निकालनी है ग्लूकोज के लिए। तो अगर मैं यहां पे लिख देते, चलो टीएफ की वैल्यू निकालनी मुझे किसके लिए, ये है ग्लूकोज के लिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ। ठीक है, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा टीएफ मेरा यहां से अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया है, टी नॉट एफ आपको पता ऑलरेडी क्या होता है, तो इसको इधर भेज दीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, डेल्टा टीएफ। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास, ये डेल्टा टी एफ प्लस टी नॉट एफ, ये आ जाएगा आपके पास, इन दोनों की वैल्यू पुट कर लो, 4.09 प्लस वाटर का तो फ्रीजिंग पॉइंट सबको पता है ये 273.15 इतने के समथिंग में ही होता है। तो आप अगर इसको ऐड करोगे, नहीं इसको ऐड नहीं, इसको माइनस करेंगे हम, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे जरा क्रॉस चेक करना पड़ेगा हमको, क्योंकि भाई टीएफ की वैल्यू निकालनी है, तो टीएफ को मैं उधर भेजूंगा और इसको मेरे को इधर लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ। तो ये होगा, टी नॉट एफ की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 273.15 माइनस 4.09 टी एफ। तो मतलब मेरे पास, मैं इसका देखो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मेरे पास जो टी एफ आएगा ग्लूकोज के लिए, ठीक है, वो आ जाएगा 269.04 या 05 केल्विन, जितना मतलब आप देख लेना कैलकुलेट करके, इतने के समथिंग में ही आएगा। आप अप्रोक्सीमेटली 269 भी ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत हमको बस यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, बट ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको टीएफ की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो टीएफ को आप इस साइड भेजोगे इक्वल टू के पॉजिटिव में हो जाएगा और डेल्टा टीएफ उधर जाकर नेगेटिव में हो जाएगा, तो टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ होगा। ठीक है, मैंने वही किया है और उसका मेन मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है। ठीक है, तो ये पूरा न्यूमेरिकल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो का हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, टॉपिक भी क्या, मैं आपको बस थोड़ा बहुत इसको समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के केस में भी आपको बोला था कि कभी कभार हमको केएफ की वैल्यू वैसे तो गिवन रहती है मैक्सिमम टाइम में, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना कि हमको गिवन नहीं करते।
ठीक है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए होता है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने आप जैसे जैसे सेम मैंने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के केस में बताया था ना, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अगर आपको के एफ गिवन नहीं रहेगा तो के एफ के लिए आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आर इंटू टी नॉट एफ का स्क्वायर इंटू एम अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अच्छा, इसमें बस थोड़ा सा एक नया टर्म आ गया, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये होता है क्या, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो जनरली आपको पता होगा आर क्या होता है मेरे पास, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं हम इसे, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी 8.314 जूल पर केल्विन के फॉर्म में होती है, ठीक है। और अगर कैलोरी के फॉर्म में गिवन रहता है तो 2 आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। आर की वैल्यू आपको पता चल गई है। टी नॉट एफ आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्लियर है, ठीक है। एम, एम क्या होता है, एम होता है आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो जरा, फ्यूजन, इसको हम वैसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड सब्सटेंस में, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं जो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है, जितने भी आपको अमाउंट ऑफ एंथैल्पी का यूज होता है, ठीक है, तो उसको आप एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हो। बट ये किसके लिए होता है, ये होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए, ठीक है, जब वो कन्वर्ट किस में हो रहा हो, सॉलिड टू लिक्विड। लेकिन ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को आप डिफाइन किससे कर सकते हो, 1 मोल से, ठीक है। अच्छा, कभी कभार आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डायरेक्ट गिवन नहीं रहता, तो उसको निकालने का भी आपके पास एक फॉर्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का, जो कि होता है मेरे पास लेटेंट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इनटू एम। एम आपको पता ऑलरेडी क्या होता है, बस बाकी की चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये एल वी, ये क्या होता है, ये होता है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, बहुत इजी है। जैसे कि आपने देखा होगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को आप डिफाइन कर सकते हो 1 मोल सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं किसके लिए, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए, बात खत्म, ठीक है। अगर बाय चांस आपको, वैसे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन रहता है, बट बाय चांस अगर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं रहता है तो आप इस वाले फॉर्म में से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो देखो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा क्विक समरी करते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, मैंने आपको समझाया था कि फ्रीजिंग पॉइंट लो कैसे होता है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे, किस तरीके से नीचे गिरता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हो, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनता है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी कि जब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के साथ, तो तब उसी टाइम पे कोई भी सब्सटेंस जो होगा मेरा वो फ्रीज होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है भाई। ये तो हमने बहुत सिंपल पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ग्राफ में आपको समझाया था, मैंने स्लोप बनाई थी, ठीक है। इस स्लोप में आपने देखा होगा ग्राफ में कि हमेशा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, तो इसलिए मैंने पहली वाली स्लोप जो ऊपर बनाई थी प्योर सॉल्वेंट की थी, देन उसके जस्ट नीचे सॉल्यूशन की बनाई थी मैंने, ठीक है। दोनों लिक्विड फॉर्म में थे, फिर मैंने आपको मैचिंग करके भी दिखाया था कि वहां पे सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, जब उसके इक्वल में हो जाएंगे तो उस तरीके से मैंने आपको टी एफ, टी नॉट एफ, डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाल के दिखाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो डेल्टा टी एफ होता है, या फिर जब हमने उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझा था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। तो मैंने उस केस में के एफ को भी आपके समझाया था, के एफ क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम हमने सारी चीजें इसमें कवर कर लिया विद ग्राफ, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों में से किसी न किसी के क्वेश्चन बोर्ड में चारों सेट में से किसी न किसी में जरूर पूछे जाता है, चाहे सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, ठीक है। तो आप, उम्मीद है कि आप लोग इन दोनों वीडियो को या फिर इस सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी वीडियोस आएंगे उनको अच्छे से देखो और अपने डाउट क्लियर करो। होप सो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो,
ठीक है। तो इसके तुरंत बाद अब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, उसमें मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को अच्छे से कवर अप करूंगा, ठीक है। एंड अगर आपको में से किसी को भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। हैव अ गुड डे, गुड नाइट।